हेलो अगेन एवरीवन। सो इस लेक्चर में भी हम किंगडम प्रोटिस्टा को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो कवर किया था। सो क्लासिफिकेशन की अगर किंगडम प्रोटिस्टा में बात करें तो उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसलिए क्योंकि वो हेट्रोट्रोफ्स हैं, यानी कि वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते और दे हैव द एबिलिटी टू मूव। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दे आर ऑटोट्रोफ, दैट मीन्स कि उनके पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, वो भी हेट्रोट्रोफ हैं। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में जो डिफरेंस है कि इनके पास सेल वॉल होती है, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल होती है, इसलिए फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। अब सेल वॉल तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के पास भी होती है, लेकिन वो ऑटोट्रोफ है। प्लांट और फंजाई में ये डिफरेंस है कि वो ऑटोट्रोफ है और वो हेट्रोट्रोफ है, ठीक है। और लेकिन एनिमल और फंजाई में ये डिफरेंस है कि एनिमल्स के सेल्स, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल होती है। तो जरा प्रोटोजोन्स भी कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि प्रोटोजोआ जो है वो पहले जो है प्रोटिस्ट किंगडम का पार्ट नहीं था, प्रोटोजोआ जो है एनिमल किंगडम का पार्ट था। अब जो है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट किंगडम का पार्ट है। प्रोटिस्ट दैट आर क्लोज टू द एनिमल, जो एनिमल किंगडम के काफ़ी क्लोज हैं वो प्रोटोजोन्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर वाई एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ये जो है एनिमल से डिफ़र कैसे करते हैं, हमने बोला कि एनिमल के इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है एनिमल के काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन पहला जो डिफरेंस है इनमें और एनिमल्स में वो ये कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो प्रोटिस्टन प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा दे लिव इन मॉइस्ट वाटरी एनवायरनमेंट। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इनकी एनिमल से मिलती है? पहला, दे हैव द एबिलिटी टू मूव, दे आर हेट्रोट्रोफ्स, ठीक है। ये दो जो हैं जिसकी वजह से हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं उसको 4 कैटेगरी यानी 4 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फाइलम इज सार्कोडीनियंस, सेकेंड इज जूफ्लैजिलेट, सीलीफोरन्स और स्पोरोजोन्स। सार्कोडाइंस की बात करें तो इनके पास सूडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के। जूफ्लैजिलेट इनके पास फ्लैजिला होता है, सीलिया फोरन्स इनके पास सीलिया होते हैं और स्पोरोजोन्स जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे इनके नाम हैं। फाइलम सार्कोडीना की बात करें तो ये सूडोपोडियल मूवमेंट शो करते हैं और सूडोपोडिया के ऊपर काफ़ी अच्छा मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि सूडोपोडियल मूवमेंट क्या होती है। और एग्जाम्पल जो अमीबा का था ना, सूडोपोडिया में जो एग्जाम्पल अमीबा का था वही जो है सार्कोडीना फाइलम के अंदर आता है। वो एक प्रोटिस्ट है जो कि प्रोटिस्ट किंगडम के फाइलम सार्कोडीना के अंदर आता है। अमीबा और फोरामिनिफेरम्स भी इसके अंदर आते हैं क्योंकि वो भी सूडोपोडियल मूवमेंट शो करते हैं। इसके अलावा जो जूफ्लैजिलेटा है, जूफ्लैजिलेटा उसका कॉमन नेम है और फाइलम का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेस्टिगोफोरा। इसके अंदर वो आते हैं जो फ्लैजिला की हेल्प से जो है मूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है एक डिजीज़ कोज करता है ह्यूमन के अंदर, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसके अलावा जो टर्माइट्स थे, जो वुड टर्माइट की हम बात नहीं कर रहे थे, दीमक की उनकी गट में जो है जो प्रोटिस्ट जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है जो कि वहाँ पे सेलुलोज में हेल्प करता है, वो भी जो है फाइलम मेस्टिगोरा के अंदर आता है और वो भी फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। इसके अलावा फाइलम सीलियोफोरा की बात करें जो कि सीलिएट्स हैं, यानी कि ये सीलिया की हेल्प से, सीलिया जो होते हैं नंबर में काफ़ी ज़्यादा होता है फ्लैजिला के कंपैरेटिवली और लगभग पूरे सरफेस को कवर करते हैं। और इसका एग्जांपल जो हमने सबसे अच्छा पढ़ा था वो था पैरामीशियम, ठीक है। और सीलिया जो है फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, सिर्फ मूवमेंट में नहीं, फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। और जो फाइनल फाइलम था वो था स्पोरोजोआ। ये जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते और ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं क्योंकि इसलिए उनको स्पोरोजोआ बोलते हैं। तो ये तो बता चुके हैं कि ये नॉन मोटाइल है, तो दे लेक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, उनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। मैनी स्पोरोजोन को सीरियस डिजीज, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज करता है। तो प्लाज्मोडियम का फाइलम कौन सा है? स्पोरोजोआ।
और वो एनिमल लाइक यानी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद ज़रा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात कर लेते हैं, जिसको प्रोटिस्टन एल्गी भी कहते हैं। एल्गी जो होती है, एल्गी उसको बोलते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे प्लांट जो होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो डिफ्रेंशिएट होती है उनकी बॉडी रूट्स स्टेम लीव्स में। एल्गी जो होती है उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है हर जगह से सेम दिखता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती कि हाँ ये एल्गी। काई जो होती है उसमें क्या होता है, कोई मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखोगे कि तो कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उसके अंदर। तो वो सब जो, और फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, तो उनको एल्गी कहते हैं। तो एल्गी जो होती हैं सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आती, और भी प्लांट किंगडम के अंदर और भी एल्गी आती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें तो ये प्रोटिस्टन एल्गी हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनको प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं, खाली एल्गी नहीं, प्रोटिस्टन एल्गी। तो आगे अगर एल्गी कहें तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्लांट से कैसे रिजेंबल करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और ये ही ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज बिलीव टू बी फ्रॉम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये ज़्यादातर वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जो एल्गी होती है, प्रोटिस्टन एल्गी होती है, वाटर के सरफेस पे ही मिलती है। तो ज़रा इसका पहला फाइलम जो इसके अंडर आता है वो पढ़ लेते हैं। पहला फाइलम है क्लोरोफाइटा। क्लोरो वर्ड डिनोट करता है कि ग्रीन इन कलर है। क्या है ये? ग्रीन इन कलर। इसको कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो है, जो छोटा सा पत्थर है या चट्टान कह लो, उसके ऊपर ये ग्रीन एल्गी जो है वो ग्रो की हुई है। ये मल्टी सेलर है, ठीक है, और यूनिसेलुलर भी हो सकती है। मतलब ग्रीन एल्गी काफ़ी टाइप की होती है, कुछ एल्गी जो होती है यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टी सेलर। ये फ्रेश वाटर में मिलती है, मतलब कि रिवर पॉन्ड, सी में नहीं मिलती, मेराइन में नहीं मिलती। सी वाटर को मेराइन भी बोलते हैं, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। स्पाइरोगायरा जो है इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा सेकंड जो फाइलम इसके अंदर आता है वो तो है रोडोफाइटा, जिसको रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। रेड एल्गी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है। ये एल्गी है बट कलर ग्रीन होने की बजाय ब्राइट रेड होता है। ये मल्टी सेलर होती है, ये मल्टी सेलर ही होती है, यूनिसेलर नहीं होती, और ये मेराइन होती है, ओशन सी में ही मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको सी वेजिटेबल भी कहते हैं, बिकॉज कई जो मतलब जो समुद्री इलाकों के आसपास जो लोग रहते हैं वो इसको एज अ फूड भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है ना, अपना फूड तो ये भी प्रिपेयर करती है। जैसे कोरलाइन एल्गी एक टाइप की रेड एल्गी है विच सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट ऑन टू सरफेस ऑफ देयर सेल्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ओशंस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे छोटी छोटी चट्टानें होती है ना, ऐसे ही उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोरल रीफ। अब उसको कोरल रीफ क्यों बोलते हैं? वो नॉर्मल जो स्टोन्स होते हैं उनसे कैसे डिफर करता है? एल्गी जो होती है वहाँ पे उसने अपने सेल्स के चारों तरफ, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक कैल्शियम की कवरिंग बना लेती है, और वहाँ पे काफ़ी सारी एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है, उसको जो है कोरल रीफ बोलते हैं। एक अगार भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है नीट का, कि अगार जो है, एक टाइप की अगार जो है ना, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में बड़ा यूज़ होता है। अगर तुम मतलब ग्रेजुएशन के लेवल पे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी की लैब में जब भी कोई बैक्टीरिया ग्रो करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो अगार वहाँ पे यूज़ होता है। अगार एज अ सॉलिड मीडियम जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिलहाल उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, याद जो ये रखना वो ये कि एक टाइप की रेड एल्गी से मिलता है जिसका नाम है ग्रेसिलेरिया या फिर जेलिडियम। दो स्पीशीज़ होती हैं, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये याद रखना है। और अगार को यूज़ कैसे करते हैं? एज अ कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया और फंजाई। जब भी बैक्टीरिया या फंजाई लैब में ग्रो करते हैं तो जिस मीडियम में उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, जिस लिक्विड मीडियम में, या सेमी सॉलिड होता है, ये लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड मीडियम होता है, ठीक है, उसके अंदर ग्लो करते हैं, जिसको कल्चर मीडियम बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सारी रेड एल्गी है। उसके बाद बात करते हैं फाइलम फेयोफाइटा यानी कि ब्राउन एल्गी।
दे आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टी सेलर है। ग्रो ऑन दी रॉक्स ऑफ सी, समुद्र के मतलब नीचे जहाँ पे तलछट हो, नीचे जो बॉटम होता है वहाँ पे जो रॉक्स होती है वहाँ पे ये ग्रो करती है, और जहाँ पे ये काफ़ी ग्रो कर करके काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे रेड एल्गी जब ग्रो करती है और अपने चारों तरफ कैल्शियम की कवरिंग बना लेती है, काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कहते हैं कोरल रीफ। ऐसे ही जब ये ब्राउन एल्गी एक जगह पे काफ़ी ग्रो कर जाती है तो उसको बोलते हैं कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स में ग्रो डेंसली इन द सी एंड फॉर्म कैल्प फॉरेस्ट। कई बार ऐसा भी होता है आसपास के सारे इलाके में जो है ब्राउन एल्गी ग्रो कर जाती है, उनको बोलते हैं कैल्प फॉरेस्ट। ठीक है, दे फॉर्म इंपॉर्टेंट फूड सोर्स ऑफ फिश एंड इन्वर्टिब्रेट्स। कुछ फिश हैं और जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लिए एज अ फूड सोर्स जो है ये यूज़ होती है। एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। मैक्रोसिस्टिस काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। सेरागेसम भी याद किया जा सकता है। ब्राउन एल्गी आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एल्जीन, अ कोलाइडल जेल, जो कि बेकिंग की प्रोसेस में या फिर आइसक्रीम बना इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो अगार किससे मिलता है? रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है? एल्जीन। वो कहाँ पे यूज़ होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग का मतलब जहाँ पे बिस्किट वगैरह, कुकीज़ होती है या फिर केक वगैरह बेक होते हैं ना, तो उसमें, और आइसक्रीम इंडस्ट्री में। ब्राउन एल्गी कई बार फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ होती है। और जो लेमिनेरिया है, मैंने कहा था ना लेमिनेरिया फेमस एग्जांपल है, वो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है ईस्ट एशिया में। ये जो है ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्प। उसके बाद आ जाते हैं फाइलम क्राइसोफाइटा, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। गोल्डन एल्गी कॉमन नेम, क्राइसोफाइटा उसका साइंटिफिक नेम। क्राइसो का मतलब है कलर ऑफ गोल्ड, यानी ये जो है गोल्डन शाइन देती है। गोल्डन एल्गी भी 3 टाइप की होती है। कुछ होती है येलोइश ग्रीन, कुछ होती है गोल्डन ब्राउन, ठीक है, और कुछ होती है डायटम्स। गोल्डन एल्गी भी 3 टाइप में डिवाइड होती है, येलो ग्रीन, गोल्डन ब्राउन और डायटम्स। डायटम्स का नाम पहले भी सुना था, एज ए एग्जाम्पल मैंने बोला था कि डायटम्स हम पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है और ओशंस में भी मिल जाती है। और इनमें डायटम्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कौन से होते हैं? डायटम्स। मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए ये एक फूड सोर्स है। ये देखो, ये दिख रहा है ना गोल्डन कलर, स्टोन्स के ऊपर हर जगह काई जो है एल्गी ग्रो की हुई है और उसको जो है गोल्डन अपीयरेंस दे रही है। इसके बाद बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कुछ मतलब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि डायटम्स काफ़ी जो है कॉमन है। तो यूनिसेलुलर होती हैं। अभी हम बीच में पीछे पढ़ रहे थे तो रोडोफाइटा जो थी वो भी मल्टी सेलर थी और ब्राउन एल्गी जो थी वो भी मल्टी सेलर थी। सिर्फ ग्रीन एल्गी जो थी वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलर भी। यहाँ पे इन्होंने बात की कि जो डायटम्स है स्पेशली गोल्डन एल्गी के अंदर वो यूनिसेलुलर है और गोल्डन ब्राउन है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनकी शेप के बेसिस पे इनकी 2 टाइप की सिमेट्री होती है। एक तो है रेडियल सिमेट्री और एक है बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? हम ना ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में और दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं दिखने में। तो जिस प्लेन, ऐसा प्लेन जिससे अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो 2 हाफ जो हमें मिलेंगे वो बिल्कुल सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि अगर हम उसको ऐसे रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं ना, उनको रेडियस में अगर हाफ करेंगे तो जो 2 हाफ होंगे, इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ, वो दोनों इक्वल होंगे। तो उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि उनकी रेडियल सिमेट्री है। और जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है उनको बोलते हैं सेंट्रिक डायटम्स। सेंट्रिक डायटम्स। और जिनको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है दोनों इक्वल होंगे, उनको बोलते हैं पेनेट डायटम्स। जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में उनको बोलते हैं पेनेट डायटम्स। ये जो होते हैं फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन मैंने पहले भी बताया था ना, फाइटो का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लैंक्टन का मतलब फ्री फ्लोटिंग, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। कुछ जो होते हैं वो बॉटम ड्वेलर्स भी होते हैं, यानी कि जो वाटर जो बॉडी है, चाहे वो पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है, उसके नीचे
उसके बॉटम में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मूवमेंट होती है, कल जब मैं म्यूसिलेज प्रोपल्जन बता रही थी कि कैसे मूव करता है, कि कोई लिक्विड होता है, ये पीछे की तरफ फोर्स से जो है छोड़ते हैं और आगे मूव कर जाते हैं, बताया था ना कल म्यूसिलेज प्रोपल्शन। तो डायटम्स उसका एक एग्जाम्पल था। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। इसकी सेल वॉल को क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्यूल। और वो बनी होती है सेलुलोज की। हालांकि उसमें बीच बीच में ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, इम्प्रेग्नेटेड विद अ ग्लास लाइक सिलिशियस सेल, सेलुलोज की सेल वॉल के बीच बीच में सिलिकॉन का बना हुआ पार्ट भी होता है, जिसको बोला हुआ है इन्होंने सिलिशियस सेल। जो ये फ्रस्ट्यूल है, सेल वॉल है, अक्कर एज टू ओवरलैपिंग हाफ दैट फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। जैसे साबुनदानी जो होती है ना, जिसमें साबुन रखते हैं, कि एक नीचे वाला पार्ट है, उसमें साबुन रखा हुआ है और उसका एक कवर है जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जो इनकी सेल वॉल होती है, उसके मतलब ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो है सेल वॉल है, और सेल वॉल ऐसे दो हाफ में है, ये हाफ और ये हाफ, जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट होगा, जो उस सेल वॉल का आउटर पार्ट है, ठीक है, आउटर वाला, वो क्या है? एपिथीका, ठीक है। और दूसरा है हाइपोथीका, जो कि स्मॉलर है, और मतलब जैसे जो ये साबुनदानी की बात कर रहे थे, ये जो है इनर पार्ट है, और जो लिड होती है वो बाहर की तरफ ऐसे कवर करती है उसको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो बाहर वाला आउटर पार्ट है वो एपिथीका है सेल वॉल के केस में, और जो इनर वाला है वो हाइपोथीका है, जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल है। अगर ये स्मॉल होगा तभी तो इसके अंदर फिट होगा ना, इनर टू एपिथीका। इनके सेल्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस किस टाइप का होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथीन, डायटोजेंथीन, डाइडिनोजेंथीन। मेन तुम्हें ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। मैं लास्ट में तुम्हें एक टेबल दूंगी जिसमें ये भी लिखा होगा कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन सी पिगमेंट होती है, ब्राउन एल्गी में कौन कौन सी पिगमेंट होती है। वो मैं टेबल की फॉर्म में दिखा दूंगी, क्योंकि वो याद ही करना होता है, क्रैम करना होता है। रिजर्व फूड मटीरियल जो होता है वो मेन है इनका ल्यूकोसिन, या जिसको कहते हैं क्राइसोलेमिनेरियन, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वोलेटिन ग्लोब्यूल्स आर आल्सो सीन, मेन ये है इसका रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। कौन सी पिगमेंट किस फाइलम में मिल रही है और क्या उनका रिजर्व फूड मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, इनका जो सेल डिवाइड करता है उसमें जो ये सेल वॉल है ना, इनकी जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर जो लार्जर पार्ट है वो एपिथीका है, स्मॉलर पार्ट है वो हाइपोथीका है। ये जैसे इसको बोल रहे हैं कि ये मदर कह लो, या फिर आप कह लो कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। क्या हो रहा है? हाँ, ये है। तो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो जो है डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, तो एक पार्ट जो है जिसके ऊपर जो है एपिथीका का पार्ट जाएगा, ठीक है। जो दूसरा डॉटर सेल है उस पे हाइपोथीका का पार्ट जाएगा और उसको एपिथीका डेवलप करनी पड़ेगी। जिसके पास मदर का एपिथीका वाला पार्ट गया है उसको जो है हाइपोथीका डेवलप करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना कि देखो क्या है कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म है और इसके चारों तरफ ये जो है एपिथीका है और ये जो है हाइपोथीका है। तो जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा ऐसे हाफ में, तो एक के पास ओब्वियसली जो है हाइपोथीका जाएगी और ऊपर वाले के पास जो है एपिथीका जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि जब ये डिवाइड हुआ तो इधर देखो, इधर जो है एपिथीका जो है वो मदर से आई है, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से आई है। इधर जो है हाइपोथीका जो है वो पेरेंट से आई है। ऐसे ही जब ये डिवाइड करेगा, ये दोबारा से डिवाइड करेगा आगे जाके, तो इसका जो एपिथीका है वो एक ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा और इसका जो हाइपोथीका है वो दूसरे पे। जिसके पास एपिथीका गया है वो हाइपोथीका को डेवलप कर लेगा और जिसके पास हाइपोथीका गया है वो एपिथीका को डेवलप कर लेगा। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्या होते हैं ऑक्सोस्पोर? इट इज अ मेथड ऑफ रिजुविनेशन अकर व्हेन अ सेल बिकम रिड्यूस इन साइज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ये जो है
ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन तब होती है जब एक सेल का साइज इतना रिड्यूस हो जाता है कि वो मतलब एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट होती है ना, उससे भी कम उसका साइज हो जाता है। तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लाज्म इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द फ्रस्टल एंड ग्रोज इन साइज, सिक्रीट अ न्यू फ्रस्टल, एज अ रिजल्ट सेल बिकम लार्जर। क्या है कि तुमने पिछले डायग्राम में देखा, क्या देखा कि जो एक सेल है, देखो एक तो बिल्कुल पेरेंट के साइज का है, एक जो है छोटा है। अब ये जो है छोटा है, इसका जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उसमें से एक तो इसके साइज का होगा, फिर से दूसरा जो डॉटर सेल है वो इससे भी छोटा हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही जब इसके बनेंगे तो एक तो इसके साइज का होगा, दूसरा अब और भी छोटा, तो फाइनली देख रहे हो कि साइज कितना कम हो गया है ना। But in the daughter cell, the valve retained becomes the epitheca and the daughter cells form the hypotheca. As a result, one line of the cell becomes smaller and smaller, may become functionless. कि ऐसा होता है कि जिसके पास हाइपोथीका गया ना मदर का, वो साइज में छोटा होता है। जिसके पास एपिथीका गया है मदर का और उसने हाइपोथीका डेवलप किया है, वो तो सेम साइज का होता है मदर के या पेरेंट के, ठीक है। जिसके पास उसका हाइपोथीका गया और उसने एपिथीका डेवलप किया है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ऐसे एक लिमिट के बाद जो ऑर्गेनिज्म, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म फंक्शनलेस है। तब क्या होता है, तब होता है जो हमने पढ़ा अभी ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन की रीजुवेनेशन, कि दोबारा से हम उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि उसके चारों तरफ ये जो फ्रस्टल है, फ्रस्टल यानी कि एपिथीका और हाइपोथीका दोनों, वो जो होते हैं हट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो सेल जो है वो दोबारा से साइज में बड़ा होता है, ग्रो कर जाता है, और फिर से नया फ्रस्टल यानी कि नए एपिथीका और हाइपोथीका जो है वो फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 सेल्स जो होते हैं वो अपने चारों तरफ वो फ्यूज होते हैं और अपने चारों तरफ एक कॉमन म्यूसिलेजिनियस शीट बनाते हैं, यानी कि वो म्यूसिलेज की बनी होती है, जो ये लिक्विड सिक्रीट करते हैं ना म्यूसिलेज, वो चारों तरफ जो है एक शीट बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय गैमीट फॉर्मेशन वेयर द पेरेंट सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई। जब मियोसिस होती है, मैंने कहा था कि हैप्लोइड जो है सेल बनते हैं, तो उसमें जो है मियोसिस की जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, एक डिप्लॉइड सेल जो है 4 हैप्लोइड डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। लेकिन जब माइटोसिस होती है तो एक पेरेंट जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पेरेंट सेल जो है जब वो मियोसिस होती है तो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, पहले तो न्यूक्लियाई ही डिवाइड करेगा ना, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, वो बनते हैं। इनमें से 2 जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और बाकी के जो 2 हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, gametes from different cell fuse in pairs to form zygote. The zygote transforms into oxospores, जो कि एक सेकेंड डायग्राम से बताते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये देखो, ये था, इस सेल ने भी डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि सिवाय 2 को छोड़ के बाकी सारे जो न्यूक्लियाई है वो डीजनरेट हो जाएंगे और ये 2 हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगे। अब जब ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं, हैप्लोइड न्यूक्लियाई जो हैं, जिनको हम गैमीट बोलेंगे, वो फ्यूज़ करते हैं तो एक जाइगोट बनता है, जो कि अभी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही है। फिर वो जाइगोट जो है वो डेवलप करता है और ऑक्सोस्पोर फॉर्म करता है। ये स्पोर जब पेरेंट बॉडी से अलग होगा तो जहाँ पे भी ये ग्रो करेगा दोबारा से नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा, ठीक है। 2 सेल जो है वो फ्यूज़ किए, ये 2 सेल फ्यूज़ किए हुए दिख रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। चारों तरफ म्यूसिलेज की शीट दिख रही है। अब ये वाला जो है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसने भी डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस बना दिए। देखो, एक बड़ा दिख रहा है, 3 जो है छोटे सर्कल दिख रहे हैं। इसमें भी एक बड़ा दिख रहा है, 3 जो है छोटे सर्कल दिख रहे हैं। इधर से एक और इधर से एक जो है सर्वाइव करेगा, बाकी इधर से भी 3 और इसके भी 3 जो हैं डीजनरेट हो जाएंगे। बाकी जो एक बचा वो जो है फ्यूज़ कर जाएंगे न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पहले जाइगोट बन जाएगा न्यूक्लियाई के फ्यूज़ करते ही, जो कि वापस डिप्लॉयड होगा।
अब वो जो है डेवलप करके ओक्सोस्पोर में फॉर्म हो जाएगा, और ये ओक्सोस्पोर जब पेरेंट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अलग होगा तो फेवरेबल कंडीशन होगी तो तभी ग्रो करके जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है वो थोड़ा टाइम वेट करेगा। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा ओक्सोस्पोर्स के अलावा इन्होंने स्टेटोस्पोर भी बताए हुए हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं। अब क्या बात करें डायटोमोशियस अर्थ, द फ्रस्टल्स जो सेल वॉल की बात की, वो सेल वॉल ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रब मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सेलुलोज नहीं होता, सिलिशियस सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि मान लो जो ये डायटम्स होते हैं इनकी सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो डेड बॉडी होती है वो ओशन का जो फ्लोर है, नीचे जो बॉटम है वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है। इसको बोलते हैं सेडिमेंट। क्या होने लग जाती है? वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है। और काफ़ी टाइम के बाद अब सेल वो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी को कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो सेल वॉल ऐसे की ऐसे ही रहती है। तो डिपॉजिट हो के जो ओशन का फ्लोर है उसको ये बोल रहे हैं डायटोमोशियस अर्थ। ठीक है, वहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। जैसे जैसे जहाँ पे ब्राउन एल्गी काफ़ी बड़े नंबर में ग्रो कर जाती थी उसको कैल्प बोलते थे, जहाँ पे रेड एल्गी ग्रो कर जाती थी उसको कोरल रीफ बोलते थे। अब ये कह रहे हैं कि जैसे वो फ्लोर पे इतनी लेयर्स में जमा हो जाती है कि उसको डायटोमोशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये केमिकली इनर्ट है। केमिकली का कि सिलिकॉन की बनी होती है तो काफ़ी केमिकल्स इसके ऊपर बेअसर है, कोई रिएक्शन नहीं करते इसके साथ। हल्की है, सॉफ्ट है और फायर प्रूफ भी है। तो इंडस्ट्रीज़ में ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती हैं, इसके काफ़ी इकोनॉमिक यूज़ हैं। पहला, अब्रेजर इन सिल्वर पॉलिश और टूथपेस्ट। अब्रेजिव का मतलब है जो कि जंग उतारे, जब मतलब सिल्वर जो होता है उसकी पॉलिश करते हैं वहाँ पे वो एज अब्रेजिव यूज़ होता है। टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, बॉयलर्स जो होते हैं जो गर्म करते हैं, जहाँ पे पानी गर्म होता है, या जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, भट्टियाँ होती हैं कारखानों में जो होती हैं, बड़े बड़े भट्टी नहीं होती है, इंजन होते हैं जहाँ से वो मतलब गर्म रहते हैं हर टाइम, वहाँ पे एज ए इंसुलेटर मटेरियल यूज़ होता है कि हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उनको हीट प्रोड्यूस करनी है तो इंसुलेटर का यूज़ तो करना पड़ेगा। ठीक है, पेंट्स में भी ये यूज़ होता है, शुगर फैक्ट्री में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो देखो डायटोमोशियस अर्थ के कितने यूजेस हैं। उसके बाद फायर एल्गी की बात करें, फाइलम पायरोफाइटा, जिनको कॉमनली जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, और इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना होता है, यानी कि ये शाइन करते हैं। जैसे रात में जुगनू चमकता है ना, वैसे ये शाइन करते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च है, और इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो रेड टाइड फिनोमिना कोज करती हैं। क्या होता है रेड टाइड फिनोमिना? कि एल्गल ब्लूम पता है किसको कहते हैं? जब वाटर का जो सरफेस होता है वहाँ पे चारों तरफ जो है एल्गी ग्रो कर जाती है। अब ये जो है उसका कलर, क्योंकि ये लुमिनेसेंट है, उसका कलर थोड़ा सा ना फायर जैसा होता है, जिसमें थोड़ी सी रेडिशनेस भी होती है। जो आग होती है वो सिर्फ येलो नहीं होती, कभी कभी रेड भी होती है ना। ठीक है, तो इसको ये रेड टाइड बोल रहे हैं। मतलब जो वाटर का, ओशियन का ऊपर जो सरफेस होता है वहाँ पे बिल्कुल रेड रेड कलर हो जाता है उसका सरफेस का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पायरोफोइटा यानी कि फायर एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है। और वो एल्गी जो होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी डिप्लीट कर देती है, कम कर देती है, या कुछ ऐसे टॉक्सिन भी रिलीज़ कर देती है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफ़ी जो है हार्मफुल है। ये देखो ये दिखाया हुआ है, ये ओशन है सारा, इसके जो सरफेस है वहाँ पे कितना मतलब फायर एल्गी जो है वो ग्रो की हुई है, जिसकी वजह से वाटर का कलर ही रेड दिखाई देता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यूजुअली ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास। ठीक है, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनो का मतलब 2, डाई का मतलब 2, फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला, इसमें से जो एक फ्लैजिला होता है वो साइज में बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं विर्लिंग विप। विप समझते हो ना, चाबुक, हंटर।
ठीक है। और यही इनका मेन जो मूवमेंट होती है वो इसी की हेल्प से होती है। ये जो स्मॉल वाला होता है ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इसकी जो सेल वॉल होती है उसको थीका या लोरिका बोलते हैं, जैसे कि डायटम्स्की को फ्रस्टल बोलते थे, जो कि सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, वो सिलिशियस थी, ठीक है। और इसका जो सेल वॉल का अपीयरेंस होता है वो ऐसे होता है जैसे फ्लोर के अंदर टाइलें नहीं लगी होती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनिज्म ने बाहर कोई आर्मर पहना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल है गाइनोडीनियम। और थीका के अंदर 2 ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कॉल्ड सल्कस एंड ट्रांसवर्स सर्कुलर ग्रूव इज कॉल्ड एनुलस या गडल। ये वाला जो यहाँ पे एक ग्रूव है, मतलब यहाँ पे इनका जो है सेल वॉल है नहीं, यहाँ पे वो पूरा जो सर्कल में ऑर्गेनिज्म है ना पूरी उसकी पेरिफेरी पे होता है ये ग्रूव, और एक इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में भी एक ग्रूव होता है। अब इनको हेट्रोकोन्स क्यों बोला है इन्होंने, वो इसलिए कि फ्लैजिला इनके 2 टाइप के होते हैं। जैसे देखा ना, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी जो, एक तो मेन फ्लैजिला यहाँ पे था, एक स्मॉल फ्लैजिला यहाँ पे था, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल्स, या जो जैसे पेरिडिनिन या डाइनोजेंथीन। रिजर्व फूड मटेरियल पहले भी बता चुकी हूँ, स्टार्च और ऑयल होता है। और इनकी सेल में एक कॉन्ट्रैक्टा, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला है पुसुल, जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि जो सेल के अंदर वाटर या साल्ट कंटेंट होता है वो मेंटेन करके रखती है। ऑर्गेनेलिज इसके अंदर सारी प्रेजेंट है क्योंकि ये भी एक यूकारियोटिक सेल है, ऑब्वियसली प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इसके अलावा हर जो सेल होता है ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसको मीजोकारियोन बोलते हैं, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस स्टेट में रहते हैं इवन ड्यूरिंग इंटरफेज एंड देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन्स। इंटरफेज की बात करूं तो जब माइटोसिस या मियोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है, तो उसमें इंटरफेज एक स्टेज होती है जिसमें सेल जो होता है 2 जो साइकिल होते हैं, एक बार डिवाइड हो चुका और अगली बार उसको डिवाइड होना है कुछ टाइम के बाद, तो जो बीच का फेज होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं। उसमें जो होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस स्टेज में नहीं होते हैं, मतलब ऐसे जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, जैसे ऐसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में कब होते हैं, जब वो जो हैं ऐसे, इसको बोलते हैं कंडेंस में, जब वो हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। और यहाँ पे एक इन्होंने बात की हुई है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, कि मैंने वैसे बताया हुआ है कि जो क्रोमोसोम होते हैं जब उनकी पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो उनकी पैकिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो कम से कम स्पेस लें एक सेल के अंदर, लेकिन इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर। और सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है नोक्टिलुका और पायरोसिस्टिस। रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या हैं, रिप्रोडक्शन यूजुअली सेल मतलब फीजन ही होता है। इसके अलावा जू स्पोर्स की भी फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके स्पोर्स जो हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में चारों तरफ सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, रेड टाइड की बात कर चुके हैं। इसके अलावा गोनिओलक्स जो होता है सिक्रीट करती है सेक्सीटोक्सिन जो कि पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कोज करता है। सेलफिश एक टाइप की फिश होती है, उसको ये पॉइजन जो है उसको पैरालिसिस कर देता है, मतलब पैरालाइज्ड कर देता है, वो हिल नहीं पाती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ स्पीशीज में देखी गई है जो कि आइसोगैमस या अनीसोगैमस है। अब तक आपको पता होगा कि आइसोगैमस और अनीसोगैमस का क्या मतलब होता है। लाइफ साइकिल जो होता है जिनके अंदर ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है, यानी कि जहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड है, तो जब 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है फ्यूज़ करते हैं और जो डॉटर बनता ज़ाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है क्योंकि 2 हैप्लॉइड फ्यूज़ कर गए, तो उसको तो वहाँ पे ज़ाइगोट में जाने के बाद जो है मियोसिस होगी और 4 जो है डॉटर सेल बनेंगे और हर एक डॉटर सेल जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होती है, गैमेटिक मियोसिस का क्या मतलब है, जहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है पर वो जो मेल या फीमेल गैमीट फॉर्म करते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमीट के बनते हुए ही मियोसिस होती है नोक्टिलुका में। तो अभी जो है काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी रहती है। अभी तो हम जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ही कर रहे हैं, हमने आगे भी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कवर करने हैं जो कि एक लेक्चर
जो लास्ट लेक्चर होगा प्रोटिस्टा का उसमें हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर की आपको सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं, समझ आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच।